बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ज़रा डिसेप्शन पे बात करना चाहूँगा। डिसेप्शन जो है वो हर जगह पे फैलाई जाती है, कोई एक मसला नहीं होता, मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं और डिसेप्शन होती है सारी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, उसका रीज़न है क्यों ये वर्ड मैं बार बार रिपीट करूँ। इसकी वजह ये है, इशू ये खड़ा होता है कि आपने जनाब फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जो सियासतदान है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, फ़लाँ सियासतदान जो है जनाब वो उसके साथ बड़ी गड़बड़ हो गई है जी। अच्छा जी, वो जनाब वो पता ही नहीं चला जी वो कितने गया, और वो जनाब कोई हो सकता है वो खुद अंडरग्राउंड हुआ हो भाई वो सियासतदान। लेकिन द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ऐसी डिसेप्शन चलाई जाती है, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चलाई जाती है कि समझ नहीं आती, ठीक है। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और लोगों को इसलिए कंफ्यूज रखा जाता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, ठीक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के साथ ज़्यादती नहीं हुई, मैं ये इस चीज़ पे बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पक्के पैरों पे बात करें, और अगर पक्के पैरों पे इंफॉर्मेशन है तो फिर आप उसको जनाब आगे फैलाएं, और जो बंदा जिसके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो भी आगे उसको पहले वेरीफाई कर ले, फिर उसको फॉरवर्ड करे मैसेजेस को, तो फिर समझ आती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, एक बड़ा यहाँ पे इशू हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा अंदर की बात बता देता हूँ। चलें, लेट मी पुट इट दिस वे। पीटीआई के चेयरमैन जो थे उनको रखा गया जनाब अटक जेल में। अच्छा, वो अटक जेल में गए तो उसी वक्त जनाब वहाँ पे यहाँ पे एक दरख्वास्त जो उनके वकील थे, उनके जो लीगल टीम थी, उन्होंने डाल दी जनाब कि अटक जेल में उसे उनको अडियाला जेल में लाया जाए। अब वो परसेप्शन ये बना हुआ है कि अडियाला जेल जो है वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं। सो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, चलें जी ठीक है। उन्होंने अप्रोच कर लिया अदालत को कि जनाब इनको अडियाला जेल लाया जाए पीटीआई के चेयरमैन को। हो गया। नाउ इन द मीनवाइल हुआ ये कि शुरू में टफ टाइम जो होता है वो तो हुआ, उसके बाद उनको वहाँ पे वो कंफर्टेबल होना शुरू हो गए पीटीआई के चेयरमैन अटक जेल के अंदर। जब वो कंफर्टेबल इसलिए होना शुरू हो गए कि वहाँ पे थोड़ा सा स्पेशियस था जगह, स्पेस उनके लिए स्पेस बना दी गई, उनको और सहूलियात जो थी वहाँ पे देना शुरू कर दी गई, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल होना शुरू हो गए। तो जो टीम थी उनको तो चाहिए ये था कि वो जो एप्लीकेशन थी या तो वो विड्रॉ कर लेते या जो भी लीगल तरीक़ाकार होता है उससे उसको अप्लाई करते, तो उसमें उनकी आसानी हो जाती। सो मच सो कि जो पीटीआई के चेयरमैन थे वो भी बार बार कहते रहे अपनी लीगल टीम को कि आई एम कंफर्टेबल इन अटक, आई डोंट वांट टू गो टू अडियाला। बट द पॉइंट इज़ कि वो जनाब वो उस पर फैसला आना शुरू हो गया, लेकिन लीगल टीम ने कहा जी कि बात ही नहीं सुनी पीटीआई के चेयरमैन की, वो जनाब वो अटक से अडियाला पहुँच गए। अब जहाँ पे उनको जो कंफर्ट लेवल दिया जा सकता था वो उनको देने की कोशिश की गई। आई एम नॉट सेइंग कि वो वहाँ पे कोई एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी ओवर देयर, और जेल जेल होती है, लेकिन देन अगेन ये एक मसला पैदा हुआ और उनकी लीगल टीम ने उनको अटक से कंफर्ट लेवल से निकाल के, कंफर्ट जोन से निकाल के अडियाला पहुँचा दिया। चलें गो कि वो पीटीआई के चेयरमैन, में दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीट करते रहे, कहते रहे कि ही इज़ कम्फर्टेबल इन अटक, बट देन अगेन ये डिसीजन ले लिया गया। दूसरी बात ये करना चाहूँगा थोड़ी सी ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे, और ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करना चाहूँगा कि 31 बाय 16 किलोमीटर का इलाका है जनाब, गज़ा की पट्टी है। अब उसमें जो कुछ होता रहा इतने सालों से वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में उसमें वक्त ज़ाया करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सबके सामने है, सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता रहा। लेकिन अब जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने और हमास ने, एक तरफ से हमास ने दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह ने स्ट्राइक की, और ऑफ गार्ड जनाब वो इज़राइल को उन्होंने जनाब वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, और उनको ऑफ गार्ड यहाँ वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे पेनिट्रेट किया। उसके बाद जो सूरत हाल है आपके सामने है कि अमेरिका इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड इज़राइल एंड द वेस्ट इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग बिहाइंड इज़राइल, एंड इज़राइल इज़ ऑल सेट टू स्ट्राइक बैक विद फुल फोर्स। अब उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इज़राइल स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे। एट द वेरी सेम टाइम ब्लिंकन जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से, कतर इज़ ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से वहाँ पे जनाब जो टेंशन है डिफ्यूज़ हो जाए। बट आई पर्सनली थिंक
कि वहाँ पे टेंशन डिफ्यूज़ नहीं होती हुई नज़र आती और इजराइल जो है वो उसको स्ट्राइक बैक करेगा। सो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, मैंने कहा आज डिस्कस कर लूँ। और मेरे साथ मौजूद होंगे एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब से ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा खुल के उनसे ज़रा सियासी बातें भी कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो गायब हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं, कहीं गए हुए थे, मुल्क से बाहर थे, क्या कर रहे थे। और थोड़े से क्रिकेट पे भी रोशनी डाल लें कि आज क्रिकेट का मैच है तो उसमें इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है, तो वहाँ पे किसकी जीत हो सकती है। एजाजुल हक साहब, पहले ये तो बता दें कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और क्रिकेट डिप्लोमेसी तो बड़े अरसे से जारी रहती है, जारी रही है और जारी आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। आपके ख्याल में कौन सी टीम जीत जाएगी? पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, देखें। और लास्ट टाइम जब श्रीलंका के साथ हो रहा था जी, तो पहले 2 ओवर्स के बाद मैंने फिर टीवी बंद करके तो डिप्रेशन में जाके मैं बैठ गया था कि भाई आज जीतना हमारा बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो टर्न अराउंड हो गया। अच्छा। तो आज लोगों ने उम्मीदें तो बड़ी लगाई हुई हैं। जो कमजोर दिल वाले मेरी तरह के लोग हैं, उन्होंने अभी तक टीवी नहीं लगाया अच्छा। देखने के लिए कि भाई क्या बन रहा है। थोड़ी सी जब हौसला अफजाई होगी तो उसके बाद देखेंगे। ख्वाहिश तो हमारी एक ही है, दुआ भी है कि पाकिस्तान जीते और फाइनल में जाए इवेंचुअली। बट व्हाट इज द रियलिटी चेक? बताइए, अब आप थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कम अप विद द रियलिटी। रियलिटी ये है कि उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने अपने मुताबिक पिच बनाई हुई है। आज की पिच जो है वो फर्क होगी। जो पिछली पिच थी उन्होंने बनाई हुई थी वो स्कोरिंग पिच थी। आज शायद उन्होंने अपने, अगर उनके स्पिनर्स वगैरह सुना अच्छे हैं तो उन्होंने अपने मुताबिक बनाई होगी। तो देखें ऑड्स फिर शायकीन भी ज्यादा उन्हीं के, हमारे लोगों को तो वीजे ही नहीं दिए उन्होंने जाने के लिए। और वहां पर जो पाकिस्तान पे ताड़ियां मारेगा उसको कल उनके जो फंडामेंटलिस्ट हैं, हमारे जो आरएसएस वाले, उन्होंने उनको उठा ही लेना है। तो अजीब-ओ-गरीब माहौल है वहां भी, आपको पता है सारी चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, चले लेट्स सी जी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। अच्छा एजाज साहब, ये क्या हाउ थिंग्स आर शेपिंग? एक बड़ी आपने आजकल एक बड़ा कोई मंतक आप दे रहे हैं आप, 21 अक्टूबर और 12 नवंबर, वो व्हाट इज दैट? वो थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करें, वो क्या चीज़ क्या है? वो तो बड़ा सिंपल से था, क्योंकि 21 अक्टूबर लगे हुए थे। मैंने कहा अगर एक को उठा के दूसरी तरफ ले आए तो 12 अक्टूबर बन जाता है। और 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था आप सबको मालूम है। तो मतलब मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन ना पैदा कर देना कि दोबारा 12 अक्टूबर जो है एक दफा उसका रिप्ले हो जाए। अच्छा। तो वो वैसे ही इनको थोड़ा सा बताने के लिए कि जिस तरह से आजकल खुशियां मना रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और कोशिश की इन्होंने बहुत से जलसे करने की, लेकिन फिलहाल तो कोई पजीराई नहीं मिली। नैरेटिव इनसे नहीं बन सक रहा, बयानिया इनसे कोई नहीं बन सक रहा। कोशिश की थी एक बयानिया बनाने की, तो जब शटअप कॉल मिली तो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो हमारे साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को भाग कर नहीं बल्कि जहाज में लंदन जाना पड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि एक खामोशी इख्तियार कर लिया। अब उन्होंने ये प्लानिंग, मैं आपको उनकी बताया था, प्लानिंग उनकी ये है कि जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आ जाते तो बिल्कुल खामोश रहें, बी ऑन द राइट साइड ऑफ जो करते धरते हैं उनके वहां पे रहें, और जब हुकूमत में आ जाएंगे फिर देखेंगे क्या होगा। और इनकी आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेजेस वगैरह, जलसे कराने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी पे जनाब हर जगह देखे हो तो 2-3 इन्हीं के लोग हैं जो बैठे होते हैं और बता रहे होते हैं कि किस तरह से 16 महीने जो है वो एक किस्म का एक भयानक ख्वाब था पाकिस्तान के अवाम का जो इन्होंने दिखाया। अब उस ख्वाब को ये लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई ये ख्वाब जो था ये हमारी वजह से नहीं था, जो कि बिल्कुल इनकी वजह से था। इन्होंने 16 महीने में जो मुल्क के साथ किया और जो इनकी देखें पजीराई मिल रही है इनको छोटे छोटे शहरों में, जहां पर ये बल्दिया के जरिए और हुकूमती ज़राए इस्तेमाल करके बैनर और पोस्टर लगवा रहे थे और लोग उस पर जाके कालक मार रहे हैं, जूतियां मार रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे तो उनको उतार रहे हैं। तो एक पब्लिक एक तरफ है और इनको लाने की ख्वाहिश एक तरफ है। जिस तरह से देखे ना, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं और
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी यही कहूँगा जी कि एक खामोश एनआरओ के जरिए ये आ रहे हैं, एक डील के जरिए ये आ रहे हैं, वरना इन्होंने कभी भी इस तरह वापस नहीं आना था। वो आगे आगे आप देखेंगे कि किस तरह होता है, वरना हमारे हाई कमिश्नर जो है कभी भी वहाँ बैठकर तस्वीर जो है पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ना दिखाते, और फिर जिस तरह से उनको छोड़ने के लिए गए हैं वहाँ पे, तो ये चीजें हैं टू कन्वे अ मैसेज टू पीपल ऑफ पाकिस्तान की जी देखो ये हमारे बादशाह सलामत जो है अब वापस आ रहे हैं और इनको इक़्तिदार में किसी न किसी तरीके से लाया जाएगा। एजाज साहब, अगर देखा जाए तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत करीब से जानते हैं पूरी मुस्लिम लीग नून को। शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, आप तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके ख्याल में अगर उनको 0.9% भी शक होता कि वो पाकिस्तान आएंगे नवाज शरीफ साहब, तो यहाँ पे उनको कोई टफ टाइम मिल सकता है, चाहे वो अभी हो या चाहे हुकूमत में आने के बाद हो, तो वो आपके ख्याल में क्या वापस आते? कभी भी ना आते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आते। उन्होंने देखे खाली उनको यहाँ से नहीं, मैं कहता कि उनको कहा जी ग्रीन सिग्नल, और भी जगहों से उनको मिला है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े अजीबोगरीब माहौल से गुजर रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह से इलेक्शंस करवाएंगे वन साइडेड, कि बाकी सबको बंद कर देंगे और एक पार्टी को कहेंगे कि आप लड़ें। देखिए पंजाब के अंदर, पंजाब इज द बाउंसिंग पैड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये एक जो पंजाब से नहीं आएगा वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं बैठ सकता, क्योंकि 62% ऑफ पाकिस्तान और सारी सीटें पंजाब में है। पीपल्स पार्टी जब आई वो पंजाब से आई, पीटीआई जब आई वो पंजाब से आई, नून लीग जब भी आई वो पंजाब से आई। तो इसलिए ये तैयारी की जा रही है किसी न किसी तरीके से। और पाकिस्तान जो माहौल है इस वक्त, एक तो इन्होंने सऊदी अरेबिया जाना था, सऊदी अरेबिया से इन्होंने यूएई जाना था, और कुछ इंटरनेशनल एजेंडे हैं जिनको एक पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मेरा ये अप्रीहेंशन है, मेरा ये हक है एज ए पाकिस्तानी कि मैं ये बात करूं और मैं अपनी बात अवाम तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे बेचैनी है इस बात की। पहली बात तो ये थी कि एक हमने देखा कि यूएई ने और चंद एक और ममालिक थे जिन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात ठीक किए, और जिस तरह से नजर आ रहा था, मैं मतलब कि जिस तरह से हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स को, कि सऊदी अरेबिया और उनके भी बड़ी कुर्बत आ रही थी, एयर स्पेस खुल गई थी, मिनिस्टर्स आ रहे थे वहाँ बातचीत कर रहे थे, मतलब यूएई के साथ ताल्लुकात जो है वो इस्तवार हो चुके हैं, और 152 फ्लाइट्स पर वीक बिटवीन तेल अवीव एंड यूएई। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से मामलात आ रहे थे। और ये मैं कहता हूँ ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक जो एंगल है, जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि देखें जब तक ये पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होता, जब तक दूसरे मसले हल नहीं होते, हम उसको तस्लीम तो कर लेंगे, लेकिन आप फिर वही कर रहे हैं जो जेनोसाइड आज हो रहा है गाजा के अंदर। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से भी ये किया, ये उन्होंने अपना एक स्पैनर फेंका कि उनको पता था कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, इस्लामिक उम्मा जो हमें सपोर्ट करती थी हमें छोड़कर जा रही है, तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और वो उन्होंने करके दिखाया, उसकी जो प्राइस है वो भी पे कर रहे हैं, और दुनिया भी देख रही है, पूरा डिवाइड हो गया। मे बी इट वोंट स्टॉप हियर, मे बी इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ बिगर पिक्चर व्हिच वी विल सी लेटर ऑन, क्योंकि इराक पे इल्जाम लग रहे हैं, ईरान पे लग रहे हैं, शाम पे, लबनान पे अगर देख रहे हैं आपके, वहां पे बमबारी शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह ना करे कि ये मामला जो है वो आगे फैलें, लेकिन वो मजबूर हो गए सोचने पे जिन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया था कि अब हम क्या करें, क्योंकि अवाम एक तरफ खड़े हुए हैं और हुकूमतें एक तरफ खड़ी हुई हैं। हुकूमतें जितनी हैं वो ज्यादातर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ताबे हैं, और वो उनके अहकामात मानते हैं, और वो ये चाह रहे हैं। इसी तरह से देखें, मैं ये बात क्यों करता हूँ बशीर साहब, मुझे बड़े ये कहने दें आप, कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तानी मेरा फर्ज बनता है कि इसी तरह से हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात को ठीक करने के लिए हम पे बहुत सा प्रेशर है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से ये आ रहा है। उसमें
आपको मालूम है कि वो चाह रहे हैं कि कश्मीर वाला मसला जो है उसको एज ए डायलॉग, एज ए गिमिक, एज ए परसेप्शन, कीप इट ऑन अ स्लो बर्निंग बर्नर पे डाल के रखे हैं कश्मीर के मसले को, और हिंदुस्तान के साथ मामला आप सीधे करें। इसमें आप देखें कि अगर एक जो सिक्योरिटी काउंसिल हुई थी जिसमें जियो पॉलिटिक्स से रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ ले जाया गया, जो कि जनरल बाजवा की ने अपनी स्पीच की थी, और जो कुछ दिन वो रही थी यूट्यूब पे, और उसके बाद उसको उठा लिया गया था वहां से, या उस हिस्से को काट दिया गया था, क्योंकि उस पर हमने सबने डायलॉग किया था कि यार कश्मीर का मसला। अब लोग कहते हैं जी कि आप क्यों फलस्तीन की बात करते हैं, आपका क्या उनके, आप क्या लगते हैं उनके। बात यह है कि ये दोनों इश्यूज जो है एक साथ स्टार्ट हुए एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक को छोड़ देंगे तो दूसरा खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। कश्मीर और पैलेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये राहदारी देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने आज से नहीं, बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। वो जब ये बस सर्विस हुई थी, और आपको याद होगा कि फिर आखिरी मोमेंट पे जो प्रेस रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट आ रही थी उसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं था, तो आखिरी मोमेंट फिर जनरल मुशर्रफ ने आके डंडे के साथ, यानी एंड ये जो कहते हैं ना कि ये सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं आर्मी चीफ वाले, ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूं मैं। उन्होंने ये उनकी एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें उसने कहा जी ये जब इन्होंने सलूट नहीं मार रहा होता तो ये अपनी टोपी नहीं पहनते। Before I go for the break, मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की बात आती है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं है। सो दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, एवरी मुस्लिम कंट्री हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट, और वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। सो वो दे टेक देयर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि 16 महीने में इस जगह पे हमें इसलिए, इस नहज तक हमें इसलिए पहुंचाया गया ताकि वी शुड बी टेकिंग द डिक्टेशन एज इट इज़। और ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, बट देन अगेन why were these people allowed, all these like 11-13 parties allowed to go for it, और इस सिचुएशन तक पहुंचाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों इनको खुली छुट्टी दी गई। थर्डली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन मुस्लिम कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंटली, मुस्लिम उम्मा एक साइड पे, OIC ठीक है एक साइड पे, विच इज़ अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से, एक साइड पे, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ ने जो रिकग्नाइज़ किया या डिप्लोमेटिक टाइज अपने रिवाइव किए या करने की कोशिश कर रहे थे इजराइल के साथ, अब वो एक अपनी जगह एक रियलिटी है। उसके बाद अभी जो स्टेप लिया हमास ने, विच इज़ अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वो उसको ज़रा मद्देनज़र रख लीजिए। और फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग अपनी सड़कों पे अपने प्रॉपर्टीज़ को, अपनी गाड़ियों को हम जलाते रहे, एहतजाज करते रहे, सारी ज़िंदगी करते रहे, और फ़लस्तीनियों के हक़ में हम लोग यहाँ पे सड़कों पे निकलते रहे। बट एट द वेरी सेम टाइम द रियलिटी इज़ कि यासिर अराफात साहब, अल्लाह उनको मग़फ़रत करे, उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने कश्मीर जो कि हमारा कोर इशू है उसके बारे में कभी ज़िंदगी में एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया उनकी फेवर में। और देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं आप वापस आता हूँ इजाज़ साहब, मैं वापस आके आपसे इनके जवाब चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़ुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी इजाज़ुल हक साहब, When it comes to like interest, हर मुल्क का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और कई मुस्लिम ममालिक ने इज़राइल को तस्लीम भी किया अपना इंटरेस्ट देखते हुए। ठीक है, एक आखिरी उन्होंने एक डिसीजन लिया, हमास आगे आया, उसको साथ उन्होंने कवर अप किया, जनाब दूसरे ममालिक ने भी उसको हेल्प आउट किया, और इस तरह काम चलता रहा, और इस वक्त इसराइल को एक कैच 22 की सिचुएशन में डालने की कोशिश की गई। बट आई पर्सनली थिंक इसराइल इज़ गोइंग टू स्ट्राइक बैक विद फुल फोर्स, और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगी, व्हेन लाइक स्पेशली व्हेन अमेरिका इज स्टैंडिंग बिहाइंड इसराइल। सो वो तो एक इशू हो गया। तो हिजबुल्लाह ऑन द अदर हैंड इज़ ऑल्सो लाइक सपोर्टिंग हमास, और वो एक एंड से वो कर रहे हैं, दूसरे एंड से हमास कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज़
कि क्या हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं वॉच करना चाहिए? इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग कोई ऐसा अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? बिल्कुल आपकी बात 100% है। अगर ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है तो टेक द पीपल ऑन बोर्ड। इसमें कौन सी बात है कि नहीं करना? आप अपना इंटरेस्ट देखें। मैं नहीं कह रहा कि आप अपना इंटरेस्ट ना देखें। क्या recognition of Israel is in favor of Pakistan? Is recognition of Israel in favor of other countries? Yeah, everybody wants peace over there. कौन नहीं चाहता कि अमन हो? कौन नहीं चाहता कि फलस्तीनी जो है वो एक आज़ाद फजा में रह लें, जो पिछले 75 साल से कर रहे हैं? और ये कौन नहीं चाहता कि गाजा, जो कि 31 किलोमीटर बाय 16 किलोमीटर का इलाका है, जिसको एक जीती जागती जेल बनाया हुआ है, कि वहाँ के लोग जो है उस सुख का सांस ले सकें। लेकिन एक चीज की हद होती है, एक बर्दाश्त होती है। एक तरफ आप एक जेनोसाइड कमिट कर रहे हो और जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आज़ादी के लिए अपने लड़ रहे होते हैं ना इतने लंबे अरसे से, उनको अपॉर्चुनिटीज की तलाश होती है। अफगानिस्तान का किस्सा आपके सामने है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि 40 ममालिक पे दुनिया का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वहां पे गिराया गया था और इवेंचुअली उनको बिस्तरा बांध कर वहां से जाना पड़ गया। तो ये नहीं कह सकते आपके ताकत और कुव्वत जो है वही हर चीज है। सस्टेनेबिलिटी होती है लोगों की, एक वो होता है। और जिस तरह लाजमी बात है कि जहां 40 मुल्क एक तरफ उनको सपोर्ट कर रहे थे तो कोई ना कोई दूसरी तरफ से भी कर रहा होगा उनको। तो ये चीजें सारी जो है, ये आप एक सब बैठकर अपने मामला देखकर आप देखें कि जनाब हमें इसमें बेहतरी है कि नहीं है। ठीक है, आपको एक फैसला करना है, क्या कश्मीर को हमने उजागर रखना है और क्या कश्मीर के लिए हमारी कोई शहरग है कि नहीं है? क्योंकि पानी तो हमारा वैसे ही बंद कर दिया उन्होंने। अभी आहिस्ता आहिस्ता दरिया सूखते जा रहे हैं और इवेंचुअली यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा लॉन्ग टर्म। तो ये चीजें जो है ये आपको सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, कौमों को एतमाद में लेना पड़ता है। चंद लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि आज हमें भाई इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेने चाहिए, आज हिंदुस्तान को राहदारी दे दें। आपने जब सारे अपने कार्ड जो है वो खोल के उनके सामने रख दिए तो फिर आपके पल्ले क्या रह जाएगा? फिर आप भूटान, नेपाल या कोई और ऐसा छोटा सा मुल्क बन के रह जाएंगे जो कि उनके जेर साया होगा। और वो यही उनका इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है सिक्योरिटी का, अमेरिका का और इंडिया का, वो अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। बेसिकली दे वांट पाकिस्तान टू लिव सबसर्विएंट टू इंडिया। अगर आपका ये फैसला है कि आपने गुलाम बन के रहना है तो मैं तो नहीं रोक सकता उसको, ना कोई और रोक सकता है, लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन इजाज साहब सिंपल सी बात है, दे से दैट कीप योर, अगर उस एंगल से या उस लिहाज से अगर देखा जाए या उस चीज़ को माइंड में रखा जाए जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहा जाता है कीप योर एनिमीज क्लोजर, ठीक है, देन योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर उसको आप एनिमी अगर एक लिहाज से समझ भी लेते हो, एक मतलब उसको सामने रख लेते हैं कि ही इज़ अ एनिमी, मतलब कि लाइक इज़राइल इज़ एनिमी, सो कीप हिम क्लोजर। उसके साथ और कुछ नहीं तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उसके साथ कोई रिलीजियस टूरिज़म शुरू कर सकते हैं। मतलब एट द वेरी फर्स्ट स्टेज में हम रिलीजियस टूरिज़म शुरू कर दें, ताकि एटलीस्ट तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब यू मूव अराउंड इन द वर्ल्ड, वी ऑल्सो लाइक गो ऑल ओवर, तो वो वहाँ पे जितनी जो असर्ट करती हैं जगह, चाहे वो थिंक टैंक्स हों, चाहे वो इकॉनमी रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में हो, वो असर्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, इजराइलीज़, जूज़ असर्ट करते हैं वहाँ पे। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप उसके साथ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उसके साथ इनिशियल स्टेज पे रिलीजियस टूरिज़म शुरू कर दिया जाए इजराइल के साथ, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हर किसी का दिल कर रहा है मैं मस्जिद अक्सा में जाके नफल पढ़ूं यार। जी हाँ, ये कौन सा पाकिस्तानी है जो कि नहीं चाहता होगा ये करे? लेकिन इस सूरत हाल में फैसला कौन करेगा? ये फैसला करने के लिए हमें अपने सारे मामला सामने रखने पड़ेंगे, पार्लियामेंट में डिबेट करानी पड़ेगी आपको, और फिर उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि हमने ये करना है कि नहीं, और इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली।
ठीक है, और इसमें मतलब एक पॉजिटिव बहस हो सकती है, इसमें बातचीत हो सकती है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में टर्की के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके लोगों की मुलाकातें होती रही हैं 1-2-3 मरतबा। जी हाँ, मतलब कि मुशर्रफ साहब भी जाके वहाँ पे थिंक टैंक में जाके, जूश थिंक टैंक में जाके वहाँ पे अमेरिका में he made some very encouraging speeches as well. जी, वो जो था इब्राहिम का, वो बनाना है मॉस्क या वहाँ पे टू प्रे टुगेदर क्रिश्चियन मुस्लिम, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था। जब मैं रिलीजियस मिनिस्टर था तो इस पे बहुत सारी बातचीत हुई थी, लोग भी यहाँ आए थे पाकिस्तान, हमने भी उनसे बातचीत की थी। तो ये चीजें माजी में डिस्कस होती रही, लेकिन थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसी, थ्रू दे वर नॉट ओपनली पुट इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों को इत्मीनान में लेकर आप करें। अब ये हिंदुस्तान को आपने अगर राहदारी देनी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एक शख्स डिसाइड करेगा जी कि मैंने ये करना है तो आप कर दें, तो बाकी मुल्क जो है वो तबाही के उसमें पड़ा रहे। इन चीजों पे बहस करने की जरूरत है, इन चीजों को बिल्कुल ठीक है, डिबेट करने की जरूरत है, और फिर एक कंसेंसस इवॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एजाज साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक से बाद ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे दोबारा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो आने वाली हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे भी आना चाहूँगा एजाजुल हक साहब। अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें एक तो जिस तरीके से मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जनाब इलेक्शन लड़ सकेंगे, अभी उनके केसेस कुछ जो है वो डिसाइड होना बाकी हैं। डू यू थिंक अगर फरवरी मिड में एक हफ़्ता आगे एक हफ़्ता पीछे अगर इलेक्शंस का स्केड्यूल आ जाता है और इस डेट आ जाती है कि जनाब फरवरी के अंदर किसी भी वक्त इलेक्शंस होते हैं, तो डू यू थिंक कि मियाँ साहब के सारे जो लीगल हिचेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे, या डू यू थिंक कि पहले स्टेप में इलेक्शन अगर फरवरी में हो जाते हैं तो पहले स्टेप में शहबाज शरीफ फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, या फॉर दैट मैटर कोई और मुस्लिम लीग नून से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई और नून लीग से बन जाएगा और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब बनेंगे? हाउ विल इट वर्क जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कैंडिडेट हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और एक ही खानदान के अंदर से ही है। कौन से है जी? अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम है, नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा की भी थोड़ी बहुत ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर ही बन जाऊं पहले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं। ये एक जो है ना वो क्या कहते हैं मरूसी सियासत जो है इस मुल्क के अंदर, पता नहीं वो बिलावल के बाद किसको लाने के लिए वो भी तैयारियां कर रहे हैं कि बख्तावर आएगी या उसकी बहन आएगी या जो भी आएगा। ये हमारे यहाँ ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट ये है कि बिकॉज दी वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू फैमिलीज, तो दे थिंक दैट दे कैन मनूवर एवरीथिंग थ्रू देयर फाइनेंशियल जो है उनका जो है मामलात, जो मामला बाहर रखे हुए पैसे, और उसके जरिए वो अरबों शरबों लगा के वो कर लेंगे। जिस तरह वली खान ने 1990 में कहा था अगर मेरे पास 240 करोड़ रुपए हो तो मैं भी इस पार्लियामेंट को खरीद लूं, और अब आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए के बैनर पोस्टर्स पता नहीं कौन लगा रहा है और रातों रात कौन स्याही फेंक रहा है और कौन उनको नीचे उतार रहा है। तो इस मामले में देखें, अगर माजरत के साथ, और मैं मतलब मेरे भी पर जलते हैं अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ये तो फैसला वो करने की कोशिश कर रहे थे मौजूदा चीफ जस्टिस। कभी आपने देखा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला चले जाए और 8-7 का फैसला आ गया जिसमें चीफ जस्टिस वाज ऑन द अदर साइड। वो चाह रहे थे कि अपील का हक जो है वो माजी से दे दिया जाए, जिस तरह एक और केस में उन्होंने कर दिया था। पहले मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसका जिक्र मीडिया में ना किया जाए, तो वो तो यहीं से तैयारी हो गई थी। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इलेक्शन उनको लड़वाना भी है और वो लड़ेंगे भी, और उसके लिए रास्ता भी जो है वो बना दिया जाएगा। किस तरीके से बनाया जाएगा ये पूरी कौम देख लेगी कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये कहना कि जी पहले कोई और आएगा फिर वो आएंगे, नहीं, ये अब उनका फैसला होगा कि उन्होंने खुद आना है या बेटी को लेकर आना है या भाई को लेकर आना है। ठीक। लेकिन ना दूसरी तरफ राणा साहब, जब दूसरी तरफ कोई इलेक्शन लड़ने वाला ही नहीं होगा, ठीक, तो फिर क्या होगा? मतलब पीपल्स पार्टी पंजाब में है कोई नहीं। उन्होंने बड़ी कोशिश की थ्रू ऑल देयर मीन्स
कि लोगों को शामिल करें साथ, लेकिन लोग शामिल नहीं हो रहे। यही हाल इस वक्त नून लीग का है। उन्होंने जलसे करके देखे, ये वही पार्टी है जो कि शेर लाहौर के अंदर जब गरजता था पूरा लाहौर बाहर निकल आया था। आप शादरे की गलियों में घुस गए, शादी हॉलों में घुस गए। यहाँ जो ठोकर पे जलसा किया तो वो ऐसे जैसे कोई वलीमा कर रहे हो, 50-60 लाख रुपए का खाना खिलाया, और लोग खाना खाकर और जाकर कहने लगे जी वोट हम किसी और को देंगे। और जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया जो खाना खाने आए हुए थे वहां लोग। तो पता नहीं लोग थे या झंडे थे या क्या था वहां पे। तो ये जमातों को अब आप उसी तरीके से ला सकते हैं पावर के अंदर। अगर वन साइडेड इलेक्शन होगा, उनके मुकाबले में कोई लड़ ही नहीं रहा होगा तो ठीक है, वही जीतेंगे, फिर और कौन जीतेगा। So, where do you see People's Party after the elections? Can they hit the presidency? Can they go for the presidency? Can you see? Do you see Asif Zardari Saab in the presidency? Ji? The same 13 or 15 parties are going to be together. राणा साहब नोट कर लें, आज इसको लिख लें कि ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ये सब इकट्ठे होंगे। अच्छा, वही बंदर बांट होगा। अच्छा, और वही सदारत भी ले लेंगे, अमारत भी ले लेंगे। अच्छा, और पंजाब और मरकज किसी के पास होगा, केपीके किसी के पास होगा। अच्छा, और सिंध जो है वो किसी के पास होगा। बलोचिस्तान तो वैसे ही किसी के पास नहीं होता, जो हुकूमत में होता है उनके पास होता है। अच्छा। ये मैं तो ये देख रहा हूँ, मतलब दिस इज व्हाट आई एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। अभी आपने देख लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वही जो दूरियां थी वो फिर कुर्बतों में तब्दील हो रही हैं। और ये ऐसे नहीं हो रही कि वो उनका दिल कर रहा है वहां जाके बैठे, उन्हें कहा जा रहा है कि जाओ मिलो जाके। अभी शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा जी मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। अभी दुबई जाएंगे मियाँ साहब तो जरदारी साहब से मुलाकात हो जाएगी वहां पर। फिर एक दूसरे को थोड़ा बुरा भला कहेंगे, इलेक्शन के बाद फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे हुकूमत बनाने के लिए। कोई एक पार्टी किसी ऐसी सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं होगी असेंबली की। नहीं, वो तो ठीक है, कोई एक पार्टी किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन द पॉइंट इज़, आप तो कह रहे हैं कि इसी तरह जो 16 महीने गुजरे हैं उसी तरह उसी का रेप्लिका होगा इन द डेज टू कम। जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बनती है, फिर ये 11-13 जमातें मिल के फिर वही हुकूमत बनाएंगी। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। थोड़ा सा उसमें फ़र्क ये होगा कि SIFC के अंदर जो है वो अब खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैठी भी है। और I think if he keeps his foot down, तो at least our economic policies will be in the right direction. ये नहीं होगा कि मैं अपने whims पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाऊं और इसको उल्टा करूं और इसको सीधा करूं और माल बनाऊं। मैं आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स बता सकता हूं जो लगे हुए हैं, जो कि CPEC के अंदर भी आए। अगर उसकी ओनरशिप आप जाके देखेंगे तो यही लोग निकलेंगे उसमें। अच्छा, अच्छा, मैं मतलब आपको प्रूव करके दे सकता हूँ। सो एक चीज़ में अब यू आर होपफुल एंड यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट वन थिंग कि इन द डेज टू कम, आई पर्सनली थिंक यू आर रेफरिंग टू SIFC, राइट? सो SIFC बेसिकली एपेक्स कमेटीज हो गई, SIFC हो गई, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। डॉलर कंट्रोल होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा इत्मीनान लोगों का बहाल हो गया है। स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश नहीं हुई, सही सिमत में चल रही है। थोड़े बहुत अब जाकर डिविडेंड्स जो है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनको जाने शुरू हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल ही मायूस हो गए थे पाकिस्तान से। और अब एक दो चीजें और करनी है इन्होंने कि किसी ना किसी तरीके से बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका इत्मीनान बहाल करें, ताकि हमारी रेमिटेंसेस जो है वापस उसी 34 बिलियन के लेवल पे या 27-28 बिलियन के लेवल पर आ जाएं। तो दूसरा ये कि यहाँ पर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि वो भी सारा अब फौज के जरिए ही हो रहा है, जो कि जमीनों के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, रिसर्च फार्म्स खोल रहे हैं और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें आकर, और वो एक डिपार्टमेंट जो बना है दैट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मुझे उम्मीद है कि उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो आने वाली जो हुकूमत होगी वो मतलब एक इस किस्म का नहीं होगा कि बंदर बांट कर लें, और क्योंकि अब हम इस नहज पर पहुंच गए थे कि आने वाले वक्तों में हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। जब आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, तो हाउ आर यू गोइंग टू कीप योर कंट्री
सिक्योर बेसिकली। तो बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज जो कि आई एग्री विद यू, और वो यही है कि SIFC के थ्रू, क्योंकि पिंडी वालों पे लोग एतबार कर जाते हैं, कुछ चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, इंटरनेशनली स्टेट्स जो बाहर बैठी हुई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं SIFC के थ्रू, दे हैव अ ट्रस्ट इन पिंडी वालास। सो वो बेसिकली SIFC हो या फॉर दैट मैटर जो एग्रीकल्चर के प्लान्स हैं, वो जो इनिशिएटिव लिया हुआ है पिंडी वालों ने, सो वो उस पर दे आर गुड विद इट, एंड उसके रिजल्ट्स आते हुए नज़र आते हैं। सो मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं इसमें जरा सा, जी कि अगर आप थोड़ा सा माजी में अगर उठा के देख लें, तो जब सऊदी अरेबिया या किसी और से पैसे रोल ओवर होने थे, वो नहीं मानते थे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जाता था बात करने के लिए? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जा साहब आप, हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा जो भी चीफ हुआ है वही गया है और उसी को ही मिले हैं। जो भी पिंडी में बैठा हुआ है, जो भी चीफ रहा है, वो हमेशा जाके वही पैसे लेके आता रहा मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। पॉलिटिशियंस पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पे उन पे एतबार दुनिया करना बंद कर गई है। तो वो अच्छा, क्यों नहीं करती एतबार, ये भी बता देना आप। सर वो इसलिए नहीं करती कि इसलिए नहीं करते कि इनके सारे they don't stick to their words, और उनको पता है कि क्या इनके मामलात हैं और Exactly. कोई ट्रस्ट नहीं करता। जी हाँ, जी हाँ। ये पैसे लेंगे और बाहर जाके अपने बिल्डिंगें बनाएंगे और अपने मालात बनाएंगे और आराम से वहाँ बिजनेसें करेंगे, और इनके जो बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह इतने होनहार हैं कि वो पैदा होते ही PhD की होती है उन्होंने। दूसरा ये भी है कि वो दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड, सो मच सो कि द डोनर एजेंसीज एंड द लैंडिंग एजेंसीज दे आर आल्सो एप्रीहेंसिव अबाउट दीज थिंग्स, कि अगर हम डोनेशंस देंगे, अगर हम पैसे देंगे मुल्क को, नॉट डोनेशंस पर पैसे देंगे मुल्क को, तो वो हो सकता है मतलब कहीं और यूज़ ना हो जाए, इलेक्शंस में यूज़ ना हो जाए, लाइक इलेक्शंस में फंड्स देने में यूज़ ना हो जाए अपने फेवरेट्स को, उनको, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। एजाजुल हक साहब, it's always a pleasure to have you on my show and it's always a pleasure to talk to you जी। Thank you very much for talking to me जी, बहुत बहुत शुक्रिया।